की मैंने एक्चुअली आपके बहुत से इंटरव्यू देखे। एक तो आप बहुत बेबाकी के साथ बोलते हैं जो आप ये सांप के अवतार में जाकिर नाइक देख रहे हैं, और कई आपने मतलब पॉलिटिशियन का भी बहुत फायरिंग इंटरव्यू लिया था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी ऐसे आपको खतरा या डर नहीं लगता, या कभी थ्रेट नहीं मिले आपको? कभी थ्रेट नहीं मिले आपको? अगर पत्रकार और विचार नहीं तो बिना विचार का पत्रकार ही नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैं कहूँगा कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जब ऐसे स्टेटमेंट निकलते हैं कई बार, तो आखिर इन सब चीज़ में एक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये तो भारत देश है और शासन प्रशासन सब है, तो क्यों एक्शन नहीं होता है? पूरा वेस्टर्न मीडिया ने, टीवी ने, फिल्मों ने, लिटरेचर ने, नाटक ने, आपसी बातचीत ने सभी जगह एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि अरे हिंदू होना एक तरीके से अपराध है। आप जब भी सनातन की बात करते हैं तो नो डाउट आप बहुत निडरता के साथ करते हैं, लेकिन इस देश में जैसे आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो और भी मजहब है, फिर सनातन धर्म ही क्यों? मोदी जी ने बहुत कुछ किया, चांद पर गए, सब ठीक है, लेकिन अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो हमने बनाई हुई ऊंची इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें, इस पे चलेगा कल कौन? हेलो फ्रेंड्स, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल है। जी हाँ, क्योंकि जब इनके इंट्रोडक्शन की बात आती है तो कहा जाता है जिसकी बात सबसे तेज सबसे आगे, उनका नाम डॉक्टर सुरेश चौहान की। जी हाँ, अगर डॉक्टर सुरेश जी की बात की जाए तो इनका सफ़र बहुत छोटे से गांव से शुरू हुआ और आज ये एक सीएमडी एंड एडिटर इन चीफ है सुदर्शन न्यूज़ के। जी हाँ, इसके अलावा अगर बात की जाए तो डॉक्टर सुरेश एक राजनीतिक विचारक हैं और लोगों के बीच में धर्म योद्धा के रूप में भी प्रचलित है। मैं जितना भी इनके बारे में कहूँगा वो कम ही होगा, इसलिए चलिए जल्दी से ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर ले और कमेंट करें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको तो पता है ना, आप मुझे टाइम देंगे और मैं आपको वैल्यू। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। सर, मैंने आपको हमेशा देखा है कि आप सनातन के लिए बात करते हैं, आप देश और संस्कृति के लिए बात करते हैं। तो मैं आज इन सब चीज़ों पे आपसे मतलब चर्चा करना चाहूँगा और ये भी चाहूँगा कि इसमें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी दें। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे करंटली में आप एक वेल इस्टेब्लिश्ड सुदर्शन न्यूज़ के आप सीएमडी एंड एडिटर इन चीफ हैं और साथ में आप धर्म की बात भी करते हैं। लेकिन ये जो आपकी जर्नी शुरू हुई है सर, ये कहाँ से और कैसे हुई, थोड़ा ये बताइए। मैं महाराष्ट्र के शिरडी का रहने वाला हूँ। नासिक, शिरडी वो हमारा पूरा क्षेत्र है जी, और मैं संघ का संशुक हूँ ओके। और इसलिए हिंदुत्व विचारधारा पे बचपन से रहे। परिवार भी स्वतंत्रता आंदोलन, उसके पहले जिहादी आक्रमणकारियों के साथ हज़ारों वर्षों से लड़ने की परंपरा वाला है। पानीपत के युद्ध में हमारे घर के सरदारों ने बलिदान दिया हुआ है, तो इसलिए राष्ट्रवादी, हिंदुवादी या जिहादी विरुद्ध थे ही। जी, फिर संघ में आए, फिर उसके बाद विद्यार्थी परिषद जिसको एबीवीपी कहते हैं उसका मैंने काम किया। ये देखा कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा समर्पित होकर अगर कोई काम करता है तो हिंदू करता है, लेकिन मीडिया में सबसे ज़्यादा बदनाम अगर कोई होता है तो हिंदू होता है। तो इसलिए ये इकोसिस्टम पूरे हमारे खिलाफ है, नैरेटिव हमारे खिलाफ है, ओके। तो मीडिया में आना चाहिए। ऐसा सोचकर बचपन से ही मैं मीडिया के प्रति आकर्षित रहा, या इसका उपयोग करना चाहिए इस रणनीति का रहा। मतलब मैं कहता था कि शिवाजी महाराज अगर अभी होते तो टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन, न्यूज़पेपर, पोर्टल सब कुछ होता, क्योंकि वो उस समय की इकोसिस्टम का उपयोग करते थे नैरेटिव चेंज करने के लिए। तो मैंने 5वीं कक्षा में रेडियो स्टेशन बनाया था साइंस एग्जीक्यूशन में, जो स्कूल में होते हैं, और उसका राज्य स्तरीय इस पर गया था। तब मैंने कहा था कि मैं अपना टीवी स्टेशन भी कभी बनाऊंगा, लेकिन रेडियो स्टेशन और टीवी स्टेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन वो दृष्टिकोण था कि हाँ ये करना है। ओके। भारत का पहला वेब जर्नल मैंने शुरू किया बातमी.com नाम से, जिसको आजकल लोग वेब पोर्टल कहते हो। भारत का पहला 96 में डोमेन भारत में बुक होना शुरू हुए थे, तब मैंने शुरू किया था। ओके। उसके बाद तब देखा कि 99 के गुजरात दंगों के समय में
ये ध्यान में आ गया कि टीवी से इंटरनेट दोनों का फासला बहुत बड़ा है। टीवी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इवन आज भी डिजिटल युग में भी टीवी पे टाइम स्पेंड ज़्यादा होता है, परिवार एक साथ बैठता है, इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए टीवी आना चाहिए। तो मैंने कंपनी बनाई और 2003 में उस कंपनी को फॉर्म किया। 5वीं चैनल मतलब ऑफिशियली शुरू हो गया और 20 वर्ष हो गया विश्वदर्शन चला रहे हैं इसी थॉट के साथ कि नैरेटिव पर वार करना है। ओके। और दूसरा, शत्रु पे खुलेआम कोई नहीं बोलता था, मुसलमान को मुसलमान नहीं कहता था। जब मैंने चालू किया चैनल तो मुझे मंत्रालय ने नोटिस भेजा कि आप विशेष समुदाय, अल्पसंख्यक वगैरह नहीं कहते, सीधे मुसलमान कहते हैं। तो मैंने कहा मुसलमान को मुसलमान नहीं तो क्या कहना चाहिए। मैंने प्रश्न, जो मुझे नोटिस आया उसका उत्तर नहीं दिया, मैंने प्रश्न पूछा, आज तक उत्तर नहीं मिला। और अभी बाकी चैनलों को भी बोलना पड़ता है। ओके सर, तो एक्चुअली जैसे आपने बताया आप तो बहुत शुरू से संघ में आ गए थे। संघ से मुझे एक चीज़ याद आती है कि हमेशा जो विपक्षी दल होता है, या इवन अगर अपन वेस्टर्न मीडिया की भी बात करें, तो इन लोगों का कहना रहता है कि हमेशा निगेटिव कमेंट देते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति, या बहुत से लोगों का तो ये भी सोचना है कि संघ को मतलब बंद कर देना चाहिए। तो मैं आपसे ये जवाब चाहता हूँ, क्योंकि आप शायद बेस्ट दे सकते हैं कि जो बड़ा से बड़ा नेता भी जो चुनाव के समय में या राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए संघ के खिलाफ बोलता है, वो निजी बातचीत में कहता है कि संघ जमीन पे चाहिए, नहीं तो हिंदू नहीं रहेगा। एक्चुअली सर क्या है, मैं इस पे ये भी चाहूंगा कि आप ये भी बताएं कि संघ एक्चुअली में है क्या, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, और संघ का क्या योगदान है हमारे देश के लिए। हाँ नहीं, देखिए मैंने कहा ना जी। कि जो राजनेता सार्वजनिक रूप से जी संघ के खिलाफ बोलते हैं, वो किसी भी दल के हो, हिंदू नेता, वो सब निजी बातचीत में वामपंथी तक ये कहते हैं जी कि संघ चाहिए, वही हमारे बच्चों को संस्कार देगा, वही जमीन पे काम करेगा। राजनीतिक कार्यकर्ता तो नहीं करता, जी जमीन पे जाके संस्कारों का काम, संघर्ष का काम तो संघ ही करता है। और इसलिए विरोधी भी ये मानते हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि संघ के जो कार्यक्रम होते हैं जी आजकल तो कैमरे फोटो सब जगह आने लगे, लेकिन फिर भी दशहरा, विजयदशमी जो वार्षिक उत्सव होते हैं उसमें कांग्रेसी भी जाते हैं, वामपंथी भी जाते हैं, कई लोग जाते हैं। ओके। तो इसलिए ये एक बाहर वाली बात हो रही है। हाँ, रही बात विदेशी मीडिया की, तो विदेशी मीडिया के लिए तो स्वाभाविकता उनके भारत के अंदर के सबसे बड़े विरोधी अगर कोई तो संघ वाले हैं, इसलिए तो वो ऐसा कहेगा ही। ओके। और संघ क्या है, तो संघ बताने से समझने वाली चीज नहीं है, संघ जाकर अनुभूति करने वाली चीज है। आज 6-6.5 लाख योजनाएं या विभिन्न प्रकार की संस्थाएं संघ से प्रभावित होकर चलती हैं, जिसको कहते हैं जीवन दृष्टिकोण लेके काम करना। ओके। हजारों प्रचारक हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर IITN, गोल्ड मेडलिस्ट, PhD, अच्छे काम, एजुकेशन लेकर समाज का काम करते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिलती है? संघ से मिलती है। तो इसलिए संघ एक, इंदिरा गांधी को भी जब पूछा गया या UN में कि आपके देश की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है स्वयंसेवक की, तो उन्होंने संघ का नाम लिया था। इवन नेहरू को भी जब चाइना वॉर के समय स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद की आवश्यकता थी तो उन्होंने संघ को अप्रोच किया। उसके बाद जो विजय राजपथ पर जो संचलन हुआ, जो 26 जनवरी को होता है, उसमें जैसे सेना की टुकड़ी होती है वैसे संघ को स्पेस दिया गया कि आप भी अपना चलो। ओके। तो ये उसका एक रूप है। ओके, मतलब आपका ये कहना है कि संघ जैसे कि जमीन से जुड़ के चलता है, तो वो देखता है कि हमारे देश में किस तरह मतलब संस्कृति को कहाँ पे स्थापित करना है, कहाँ क्या कमियां हैं, तो उसको मतलब ग्राउंड लेवल पे ये लोग वर्क करके पूरा अच्छे से स्थापित करते हैं संस्कृति को। क्या है, ताकि देश अच्छे से चले। बहुत से लोग जो हिंदू है, हिंदूवादी अच्छे हैं, उनके बारे में मेरी कोई कंप्लेंट नहीं, लेकिन वो संघ से कंप्लेंट करते कि नहीं संघ ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। संघ कभी कहता नहीं कि हमने कुछ किया, संघ कहता है समाज करे, वो समाज की इम्यूनिटी का काम करता है। मस्जिद तोड़ी बाबरी, उन्होंने कहा हमने तोड़ी, उन्होंने कहा समाज ने तोड़ी। तो संघ नहीं कहना चाहता कि हमने किया। सारी सिस्टम जो है सामाजिक संस्था से लेकर राजनीतिक संस्थाओं की ऐसी है कि हमने किया, क्रेडिट लेना चाहते। संघ ने आज तक कहा, अब कोई एक उदाहरण देते हैं कि हमने ये किया, कभी नहीं कहते। वो कहते हैं कि समाज ने किया, इसलिए कुछ हो भी रहा है तो संघ ने किया पता नहीं होता तो लोग संघ के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू भी। इसलिए, और दूसरा, संघ ने नहीं किया होगा कोई काम, जैसे संघ ने नहीं टीवी चैनल शुरू किया, हमने किया। अगर आपको लगता है कि संघ फलाना काम नहीं करा है तो आप करिए ना, उस वातावरण का फायदा आप ले लीजिए। मतलब ये है कि अपने दायित्व तो पता होने चाहिए और आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सिर्फ सामने वाले से अपेक्षा ना करें, ये चीज़ है। लेकिन सर एक चीज़ और है, आप जब भी सनातन की बात करते हैं तो नो डाउट आप बहुत निडरता के साथ करते हैं, लेकिन इस देश में जैसे आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो और भी मजहब है, फिर सनातन धर्म ही क्यों? नहीं, देखिए, मजहब है, रिलीजन है, धर्म तो एक ही जी, विश्व में धर्म एक ही है।
बाकी तो रिलीजन है और मजहब। इसलिए सनातन की बात करूंगा, मैं सनातनी हूँ तो उसी की बात करूंगा, उसमें क्या संकोच करना है। लोग टीका लगाने से संकोच करते हैं, मैं तो 20 साल से टीवी पे टीका लगा रहा हूँ जी। कुर्ता पहनता हूँ, भगवा पहनता हूँ। लोग संकोच करते हैं अपने आप को, क्यों? क्योंकि पूरा वेस्टर्न मीडिया ने, टीवी ने, फिल्मों ने, लिटरेचर ने, नाटक ने, आपसी बातचीत ने सभी जगह एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि अरे हिंदू होना एक तरीके से अपराध है, अरे हिंदू होना गर्व की बात, और कुछ नहीं है आपके जीवन में। अगर हिंदू है तो आप मतलब ईश्वर ने आपको ऐसी जगह पर भेजा है जहाँ आपको ईश्वर बनने की संभावना जहाँ पर बनी हुई है। इस्लाम में आप अल्लाह के बंदा बन सकते, अल्लाह नहीं बन सकते, अल्लाह के बच्चे भी नहीं बन सकते, अल्लाह के शिष्य भी नहीं बन सकते। आप ईसाईयत में जाएंगे तो अल्लाह के बेटे नहीं बन सकते, क्योंकि अल्लाह अपना गॉड का बेटा नहीं बन सकते। बेटा तो एक ही है, अंतिम बेटा, एक पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, यीशु। उसके बाद आप क्या बनेंगे? तो बच्चा, यहाँ तो आपको स्वयं ईश्वर बनने की संभावना है। तो ये एक तो इसकी दिव्यता भव्यता बहुत बड़ी है, विशालता है, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। जी, नहीं तो ये तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और ये चीज़ है भी, लेकिन लोगों को तो लग सकता है ना सर कि मतलब पार्शियलिटी हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि सब रह गए ध्यान रखना जी। भारत में जो मीडिया था ना, मैं थोड़ा सा पीछे जाकर कहूँ जी, तो ब्रिटिशों के समय का मीडिया ले लीजिए, जिसको मीडिया कहते, मीडिया तो नारद मुनि के समय से, लेकिन अभी का ले लीजिए, तो सारे क्रांतिकारी पत्रकार या सारे पत्रकार क्रांतिकारी, तो अपना भारत का एजेंडा लेके नहीं चलते थे क्या? चलते थे। अगर कोई पत्रकार का कोई विचार नहीं है तो वो गुलाम है या वो व्यापारी है। ओके। अगर पत्रकार और विचार नहीं तो बिना विचार का पत्रकार ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं, अगर कोई लेफ्टिस्ट है तो मैं ये नहीं कहता कि मैं उससे असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूँ कि वो अपनी विचारधारा का पत्रकार, कोई हर्ज नहीं। पत्रकार की विचारधारा होनी ही चाहिए। रही बात पक्ष लेने की, तो लोग ये कहते कि नहीं देश का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं जय हिंद कहता, लोग कहते नहीं हम तो निष्पक्ष चाहिए। अरे आप देश का भी पक्ष नहीं लेंगे तो फिर आप जैसा तो कोई मूर्ख नहीं है दूसरा। विदेशी मीडिया, अमेरिकन मीडिया किसके हितों का रक्षण करता है? अमेरिका के। यूरोपियन किसका करता है? यूरोपियन के। रशिया वाले क्या करते हैं? जहाँ पर उनका बिजनेस और बाकी इन्वेस्टमेंट जाती है वहाँ पर वो कहते हैं RTTV आना चाहिए। चाइना जिस भी देश में अपने निवेश करता है, किसी देश से दोस्ती करता है, कहता है CCTV को वहाँ पर उसका जो चैनल है वो आना चाहिए, वहाँ के केबल पे उसको डाउन लिंक बोलते हैं, डाउन लिंक की अनुमति मिलनी चाहिए। तो क्यों भेजते हो? सही है, इसलिए तो भेजते हैं ना कि उनको अपना संरक्षण देना होता है अपनी कंपनियों को। तो हिंदू या भारतीय व्यक्ति अपने अपने विचारों का काम क्यों ना करें? इतने निष्पक्ष होकर कोई फायदा नहीं कि आप अपने देश के पक्ष में खड़े ना हो सके। इतना निष्पक्ष होना कोई फायदे का नहीं अगर आप अपने धर्म के साथ खड़े ना हो सके। इतना निष्पक्ष होने का कोई फायदा नहीं अगर आप अपने संस्कृति के साथ खड़े ना हो सके। ओके। और वैसे भी अपने, मेरे को लगता है धर्म के साथ खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आप धर्म के साथ हो तो ऑलरेडी आप किसी के साथ गलत करोगे ही नहीं, क्योंकि धर्म बताते ही नहीं है कि गलत करना है। बिल्कुल सही सर। सर एक चीज़ है, 2 स्टेटमेंट के बारे में पूछूंगा आपसे। आपने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि हरे चादर में पैसा चढ़ाना बंद करो, नहीं तो सफ़ेद चादर ओढ़ना पड़ सकता है। और अभी हाल ही में होली गई है, आपने होली के टाइम भी एक स्टेटमेंट दिया था कि भले होली थोड़ा कम खेलना, नहीं तो खून की होली खेली जा सकती है। मतलब मैंने ये कहा था कि हाँ। आपके बच्चों को खून की होली खेलना ना पड़े, इसलिए इस होली में सजग रह के उनको जागृत करना। हाँ, और आपने कहा कि मतलब स्वतंत्र वीर सावरकर जी की फिल्म देखनी। हाँ, वो फिल्म के देखने के लिए तो समय। इसको थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करिए, लोगों को बहुत डाउट में है। नहीं, मतलब मैं ये कहता हूँ, मैं क्योंकि लोगों को समझने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग होना चाहिए मीडिया से कि वो जैसे आपको याद रहा जी। तो ऐसे मेरे कई स्टेटमेंट हैं, तो वो मैं इसलिए ऐसे स्टेटमेंट देता हूँ कि लोग वो याद रखते हैं कोटेशन के तौर पर। तो मैंने ये कहा था कि होली के दिन भले 2 घंटे 4 घंटे होली कम खेलना, लेकिन सावरकर फिल्म देखने जाना। आपके बच्चों को अगर खून की होली भविष्य में खेलने से बचाना है तो होली थोड़े कम खेलना, सावर फिल्म देखने जाना। ये मेरा स्टेटमेंट, ताकि सावरकर पता चलेंगे। सावरकर पता चलेंगे तो दुश्मन को नहीं पता चलेंगे। सावरकर ने इतने वर्ष पहले लिख के रखा है। तो जैसे कई प्रकार के स्तोत्र हैं, जो मंत्र है, आप तो वैदिक चलाते हैं तो आपको सब पता होगा। देवताओं के है, प्रकृति के स्तोत्र है विभिन्न प्रकार के, वैसे सावरकर जी ने शस्त्र का स्तोत्र बनाया। और भोसला मिलिट्री स्कूल के
गेट पे वो लगाए। कल मैंने रात को ट्वीट किया हुआ है, आप वहां से दिखा सकते हैं, शस्त्र का स्तोत्र। ओके, शस्त्र का स्तोत्र, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो भी देवता से कम नहीं है। तो इसलिए ये क्लैरिटी के साथ मैसेज जाना चाहिए कि आपको कौन बचाएगा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपका गूगल करो तो सबसे पहले किसी शस्त्र के साथ फोटो आता है, ऑटोमेटिक राइफल के साथ आता है, तलवार के साथ आता है, विभिन्न प्रकार से आता है। क्योंकि मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ या मुझे कोई मिलने आता है तो फूल नहीं, जो जानते हो फूल नहीं लाते, एक संकेत है कि मुझे मिलने आना है तो शस्त्र ले। मैं भी किसी को कुछ देता हूँ तो शस्त्र देता हूँ। किसी कार्यक्रम में जाऊँ, निजी कार्यक्रम में जाऊँ, कहीं पर भी, शादी में भी। हम भूल गए। मुझे एक काशी में मेरा कार्यक्रम था बड़ा अभी, और एक बड़े विद्वान, मैं उनका सम्मान करता हूँ, खड़े होकर उन्होंने कहा कि सुरेश जी, आप तो कलम के सिपाही है, आप क्यों शस्त्रों की बात करते हैं? तो मैंने कहा कि काशी के विद्वान इतने विद्वान थे कि पूरा ब्रह्मांड का संचालन कैसा चले इसका ज्ञान उनको था, लेकिन कोई लुटेरा आए तो अपना मंदिर कैसे बचाया जाए इसका ज्ञान नहीं था। उनको पूरे प्रकृति का संचालन का ज्ञान था, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था कि कोई माँ की बहन की इज्जत लूटने आए तो उससे कैसे बचा जाए। तो वो विद्वत्ता क्या काम की, वो पत्रकारिता क्या काम की, जो तलवारों के आगे सलवार पहन ले। तो इसलिए आपके पास शस्त्र होना भी आवश्यक है। मतलब एक प्रकार से जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वक्त पड़े तो शस्त्र उठाओ। हाँ, धर्म रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है। ओके, संविधान भी अलाउड करता है। जी, एक चीज़ और है, मैंने आपके स्टेटमेंट के लिए तो आपसे पूछा, आपने बताया भी, लेकिन जैसे मैं कहूँगा कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जब ऐसे स्टेटमेंट निकलते हैं कई बार कि जो अपने देश की एक बहुत बड़ी जो एक मतलब कहना चाहिए जनता है, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, और इवन कि देश विरोधी नारे भी निकलते हैं, तो आखिर इन सब चीज़ में एक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये तो भारत देश है और शासन प्रशासन सब है, तो क्यों एक्शन नहीं होता है? हमारे यहाँ की जो पूरा तंत्र है ना, वो सरकार भले ही मोदी की हो, लेकिन सिस्टम उनका है। ओके, और वो सिस्टम के अंदर के बैठे लोग बहुत लॉयल हैं, सरकार से ज़्यादा अपने आकाओं से लॉयल है। अच्छा, कोई चारों जो स्तंभ है डेमोक्रेसी के, उसमें से कोई स्तंभ ऐसा नहीं है जहाँ डीप स्टेट नहीं है। आपको भी डीप स्टेट पता होगा, और मैं आपके दर्शकों को भी कहूँगा कि डीप स्टेट क्या है, इसका स्टडी करिए। वो डीप स्टेट है ना, इनको बचाता है, वो काम करता है। इसलिए जेएनयू तो एक उदाहरण है, लोगों को पता नहीं। जेएनयू तो आइकॉनिकली दिल्ली में ज़्यादा मीडिया है, दिल्ली पॉलिटिकली सेंसिटिव है, इसलिए लोगों को पता चलता है। ओके, भारत में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ लेफ्टिस्टों का दबदबा नहीं है। उन्होंने वो क्षेत्र अभी भी बना के रखा हुआ मतलब है। मैक्सिमम जगह है। और वो तो छोड़िए जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी है, अब हम यहाँ बैठे, यहाँ से पास में अगर मैं दो नाम आप मुझे पूछेंगे तो अशोका यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, वहाँ भी वामपंथियों का कितना नंगानाच चल रहा है। जिंदल की है, कितना चल रहा है। तो सारे एजुकेशनल सिस्टम में मतलब वो क्या करते हैं, जड़ों में मट्ठा डालने का काम। इसलिए फिर जो वही आदमी एक बार कंफ्यूज हो जाता है, उसका ट्रैक वही चेंज हो जाता है थॉट प्रोसेस का, तो फिर जीवन भर उनका गुलाम रहता है। नहीं तो फिर ऐसी बाधाओं से कैसे लड़ा जाएगा? अगर कोई सोचे तो हर बार तो कहा नहीं जा सकता। उसका सामान्य उपाय ये कि आपकी रेखा वहाँ पर जाकर शुरू करनी चाहिए जहाँ उनकी शुरू होती है, और उनसे बड़ी करनी चाहिए। अगर वामपंथी कॉलेज कैंपस में जाकर काम करते तो आप क्यों नहीं करते? मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटियों में, कैंपस में, सब जगह जाता हूँ, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं जो अपने साथ समवयस्क लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते और क्या होता है, एक कहावत है कि हर युवा कॉमरेड होता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता, और बुढ़ापे पर आते आते मतलब समझदारी के 35-40 के बाद हर कॉमरेड भी सनातनी हो जाता है, क्योंकि उसको दार्शनिक सत्य समझ में आ जाता है। ओके सर, जैसे कि आप ऑलरेडी मीडिया में हैं, आपके पास बहुत सारे डेटा भी रहते हैं, फैक्ट्स भी रहते हैं, तो प्लीज़ ये बताइए कि जो 2014 के पहले तक का समय था और उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ और आज तक का समय, तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? आपको कुछ खास देखने को मिला? क्योंकि आप ऑलरेडी ग्राउंड से टच में रहते हैं। देखिए, 2-4 चीज़ें ध्यान रखिए जी। एक तो ऐसा वर्ग होता है कि जो वर्ग बड़े लोगों का अनुकरण करता है, और मोदी जी एक आइकॉनिक फिगर हैं, तो स्वाभाविकता मोदी जी अगर कुर्ता पहनते हैं, जैसे अब ये किसी ने मुझे खादी का टी शर्ट दिया, ये खादी का है, और ये भी केले का पत्ता है उसके बना हुआ है। ओके। और आदिवासी हमारे भाई बहनों ने बनाया हुआ है। तो मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने गया तो वहाँ के महिलाओं के एक बचत गट ने बनाकर ये मुझे दिया था, मैंने पहना है। ये आपके इस पर भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। सही है। तो मोदी जी ने खादी का बात की तो खादी लोग पहनने लगे। मोदी मंदिर जाते हैं, टीका लगाते हैं, तो
पहले जो मंदिर जाते थे लेकिन फोटो नहीं डालते थे, शर्म आती थी हाँ लोगों को। वो अब डालने लगे हैं। अब तो राहुल भी मंदिर मंदिर जाने लगे। तो ये सत्ता परिवर्तन का वातावरण में एक परिणाम होता है। ओके। दूसरा, मोदी सरकार ने 370 या राम मंदिर इस विषय पे काम तो किया ही है, और लोग कहते हैं कि ये तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था राम मंदिर, लेकिन अगर मोदी नहीं होते तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये ऑर्डर कभी नहीं आती। सही। मतलब मोदी ने नहीं, न्यायालय ने राम मंदिर बनाया है, ये कहना वैसा है जैसे दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल गांधी के बारे में कहना। ओके, समझ गए। इसलिए ऐसे कई चीज़ें ये हुआ है। हाँ, क्या नहीं हुआ तो भले मोदी अब 24 में भी आ जाए, 29 में भी आ जाए, लेकिन हिंदू का बर्थ रेट घट रहा है और मुसलमानों का बर्थ रेट हमसे ज़्यादा है। घटा थोड़ा उनका भी है, लेकिन हमसे तो दुगना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश के अभी 100 से ज़्यादा ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर 2029 के बाद कोई हिंदू सांसद नहीं बनेगा। 2029 के बाद, अगले 5 साल बाद। ओके। अभी नई संसद के कारण नई रचना आई तो बात और है। वर्तमान जो परिसीमन है हिंदुस्तान के लोकसभा का, उसमें हम जहाँ बैठे नोएडा में, इसके आसपास की कई कॉन्स्टिट्यूंसी से, सहारनपुर, आप मुजफ्फरनगर, मेरठ और भी कई कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम लीजिए, आपका संभल, मुरादाबाद, इस साल भले ही थोड़ा विभाजन करके आप बन सके, 29 के बाद वहाँ मुश्किल है कोई हिंदू चुनकर आए, और 34 के बाद तो और संभावनाएं घटती जाएगी। तो कुछ समय ऐसा आएगा 2-4 इलेक्शन के बाद की हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री हिंदू ही नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया, चांद पर गए, सब ठीक है, लेकिन अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो हमने बनाई हुई ऊंची इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें, इस पे चलेगा कल कौन चलेगा? हिंदू तो नहीं रहेगा। तो हम आज 60% के आसपास टैक्स देते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, सारे टैक्स मिलकर वो किसके लिए दे रहे हैं? सही बात, अपनी पीढ़ी के लिए दे रहे हैं। हाँ, तो अगली पीढ़ी कहाँ रहेगी? तो हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहा है। ओवरऑल इंटरनेशनली सभी का बर्थ रेट डाउन है, हिंदू का भी डाउन है, लेकिन मुसलमान का इतना ज़्यादा है कि कुछ दिनों बाद ये हिंदुस्तान का जो कब्जा है वो पॉलिटिकली उन्हीं के पास जाने वाला है। क्योंकि डेमोक्रेसी में कई चीज़ें अच्छी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ है संख्या जिसकी उसकी सत्ता। तो जब हिंदू संख्या में ही नहीं रहेगा तो सत्ता में कहाँ से रहेगा? इसलिए मोदी सरकार के यहाँ कुछ काम होना बचा है, ये काम होना बचा। ओके, तो मतलब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं 2024 के बाद? हाँ, कि मैं तो 18 में ही जनसंख्या नियंत्रण पे लगा हूँ, 17 से ही। जी, मैंने 70 दिन 20,000 किलोमीटर की भारत बचाओ यात्रा की थी जी। इसलिए ये सरकार आने के लिए अभी पूरे लगे हैं। इसके बाद इस सरकार के पीछे पड़ेंगे कि जनसंख्या नीति लाओ। ओके, तो सर जैसे अब सरकार की बात की है, तो जैसे विपक्ष भी एक तरफ आता है, तो विपक्ष को हमेशा देखा गया है कि विपक्ष हमेशा जातिवाद पे राजनीति करता है, या अभी जैसे उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। ये है ना, ये इसका एक्चुअली उत्तर है ना, संजय निरुपम ने बड़ा अच्छा दिया। वो भले ही उधर से है, लेकिन कुछ समय तक उन्होंने सामना में काम किया है बाला साहब ठाकरे के नीचे। अच्छा, इसलिए उन्होंने हिंदी सामना में काम किया, तो इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि नेहरू का जो डॉक्टरीन है उसका प्रभाव ज़्यादा है, जिस पे वामपंथ चलता था। हम गांधी से सहमत नहीं है, लेकिन गांधी के डॉक्टरीन में थोड़ा बहुत सनातन के लिए स्पेस था। वो बाद में नेहरू प्रभाव में पूरा ही मुस्लिम हो गया तो बात और है। लेकिन आज की कांग्रेस पूरी तरीके से लेफ्टिस्टों के हाथ में। आप अगर राहुल के आसपास के सारे लोग देखेंगे तो लेफ्टिस्ट है। तो इसलिए ये सारे लोग बाहर क्यों पड़ रहे हैं? कभी कांग्रेस में भी साधु हुआ करते थे, अभी क्यों नहीं है? कभी कांग्रेस में भी आप पीछे अगर जाएंगे तो लोकमान्य तिलक हिंदुवादी थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का वास्तविक झगड़ा जो था वो क्या था? यही तो था कि वो हिंदुओं की पार्टी कहते थे कांग्रेस को, इसलिए मुस्लिम लीग बनाई थी। लेकिन बाद में वही वामपंथियों की बन के एंटी हिंदू हो गई। ये स्थिति है। तो ये तो आपने मतलब सटीक चीज़ बताई है, लेकिन ये भी मैं जानना चाह रहा था इसमें कि ये जो जातिवाद में खेल होता है, और इन लोग अभी मैनिफेस्टो में भी इनने क्या किया है कि कैप हटाएंगे रिजर्वेशन से, तो ये जो हिंदू आपस में बढ़ जाते हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपस में क्यों बढ़ रहे? सिंपल हिंदू क्यों नहीं हो सकता? एक्चुअली है ना, इसका एक्चुअल जवाब ये है, सच में कितने लोग सरकारी नौकरी करना चाहते? एक। चलो चाहते हैं, सच में सरकार कितनी नौकरी देती है? जी, केंद्र सरकार ने अपने यहाँ पर 1 लाख नौकरी भी दी क्या? किसी भी पार्टी की, कांग्रेस की भी? कौन से राज्य सरकार ने लाख का आंकड़ा पार किया? 1000 का नहीं किया। भारत के सारे राज्य
सारे यूटी और केंद्र सरकार मिलके कितनी योजना, कितने लोगों को रोजगार दिया है। अगर ये 70% भी कर देंगे, कितने लोगों को फायदा होगा? ये समाधान है क्या? मैं ये नहीं, मैं रिजर्वेशन के विरुद्ध नहीं हूँ, जो कमजोर है उसको मिलना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन का गाजर दिखाकर लोगों को ये कहेंगे और फिर ये इसका नेक्स्ट स्टेप ये है प्राइवेटाइजेशन में भी रिजर्वेशन। ऐसा जिन देशों में कुछ करने का प्रयास हुआ, उनका हल क्या हुआ? बर्बाद हो गया। और आज तो सभी के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो समान है, तो आप लोगों को भ्रमित करें, आप दलित बच्चे को भी भ्रमित करें। तो इसलिए जातिवाद ये पूरी तरीके से लोगों को बांटने के लिए है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज आने के पहले यहाँ पर कितनी जातियाँ थी और आज कितनी हो गई? हजारों। कैसे हो गई? तो जितने बांटोगे उतना राज कर पाओगे, उतना राज, डिवाइड एंड रूल वाला काम। ओके, मतलब ये है कि लोगों को ये तो समझना पड़ेगा, हाँ, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस भी सबसे ज्यादा छोड़कर जाने वाले जो नेता है वो कौन है? वो कह रहे हैं कि अगर आपकी ये पॉलिसी है तो आपके पार्टी में हमारे लिए तो कोई स्कोप ही नहीं है, आगे जाके तो सब खत्म ही होना है। ओके, तो एक चीज़ और है, अभी जैसे इसी साल हम लोगों को एक सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ कि हमारे श्री राम लला विराजमान हुए अयोध्या में। बहुत हर्षोल्लास का ये मतलब वातावरण रहा है सब भारतीयों के लिए। लेकिन यहाँ पे दुख तब होता है जब एक मतलब जो सनातनी है वही बोलता है कि मंदिर नहीं होना था, इससे अच्छा हॉस्पिटल बनवा देते तो ज़्यादा बेहतर है। तो हॉस्पिटल तो कितने बनाए? हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ये बोल देता है कि हमने सारे प्रयास कर लिए, आप अभी अपने प्रयास करिए, वो कौन से प्रयास होते हैं? जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर फेल हो जाता है तो क्या कहता है? ये दुआ करिए, ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। दुआ से तो कुछ नहीं होता, प्रार्थना से होता है। तो इसलिए भगवान की प्रार्थना करो ये कहता है ना। तो अगर ये पहले से ही करे तो, मैं ये नहीं कहता अब लालू मंदिर जा रहे हैं ना, और उसके बेटे ने क्या कहा था, यशस्वी ने, तब क्या नाम उसका, तेजस्वी ने, कि अस्पताल जाओगे। दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन शारीरिक व्याधि से ज़्यादा बड़ा विषय होता है आत्मबल। जब मनोबल टूट जाता है तो उसका उपयोग, उसका उपाय अस्पताल में नहीं है, वो मंदिरों में। मंदिरों की घंटा बजाने से क्रिश्चियनिटी हमारे घंटे का विरोध करती थी। क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में दोनों में भवन नहीं होते थे, चर्च नहीं होता था उनका भी। भारत में आने के बाद पहली बार चर्च बना। इस्लाम के पास भी मस्जिद नहीं थी, वो भारत में आने के बाद पहली मस्जिद बनी। तो इन लोगों ने, खैर इन्होंने इस्लाम में घंटा स्वीकार नहीं किया, लेकिन चर्च ने कई वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद भारत के प्रभाव में अपने चर्च में घंटा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उसका साइंटिफिक भी रीज़न है। जब आप घंटी बजाते हैं, घंटी का स्वर और घंटे के स्वर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी आपकी अनवांटेड मेमोरी जो है उसको, या नेगेटिव मेमोरी है उसको, क्रैश मेमोरी को साफ कर देते हैं। उसके वाइब्रेशन ही मतलब बहुत पॉजिटिव रहते हैं। आप अगर देखेंगे हमसे निकला हुआ जो हमारा ही बुद्धिज्म है, उसमें जो मेडिटेशन किया जाता है, उसमें जो बाउल बजाया जाता है, उससे क्या निकलता है? वही ध्वनि निकलती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें, मैं तो हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, मैं वो एक उदाहरण दिया। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें लोग समझते नहीं। एग्जैक्टली। ये अब जो मंदिर वाला विषय, मंदिर तो बनना ही चाहिए। मंदिर ही हमारी इकोनॉमी का आधार हुआ करता था, बैंक का भी काम वही करता था, वाटर सिस्टम भी वही से चलती थी, सब कुछ वही से होता था, बैंक्वेट हॉल भी मंदिर ही होता था। सही है भाई, पहले तो व्यवस्था थी। और अगर मंदिर महत्वपूर्ण नहीं था, ना है, तो फिर सारे लुटेरों ने सबसे ज्यादा हमले मंदिरों पे क्यों किए? सच, सारे मंदिरों पे जो भी लुटेरा आया, वो अफगानी आया हो, ईरानी आया हो, तुर्की आया हो, मंगोलियन आया हो, उन सभी ने मंदिरों को क्यों निशाना बनाया? कुछ तो था मंदिरों में। वो क्या था? वो दोबारा मंदिरों को लाना जरूरी है। और इसलिए मैं पक्षधर हूँ कि मंदिरों का सरकारी नियंत्रण मुक्त हो, और भाजपा अपने एजेंडे में सरकार मंदिरों की मुक्ति का पॉइंट डाले, यह मांग उनसे कर रहे हैं। मतलब आप इस चीज के समर्थन में कि मुक्त किया जाए मंदिर, भक्तों के हवाले किया जाए, सरकार के हवाले नहीं रखे जी। 1,60,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है मंदिरों का। 1,00,000 करोड़ मतलब कितना बड़ा अमाउंट है। भारत का एक महीने का जीएसटी से ज़्यादा अमाउंट मंदिरों में आता है वर्ष का। वो अगर हिंदू के हाथ जाएगा तो ये गुरुकुल वगैरह वगैरह, ये जो सारे चीज़ों में पैसे कम पड़ते हैं, वो सारा काम हो जाएगा। हम अपना तय करेंगे, पहले होता ही था। सही है सर। अगर धर्मशास्त्रों की बात है तो वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो महर्षि नारद थे
वो सबसे पहले न्यूज़ पत्रकार थे। और उसके बाद अगर अभी की भी बात करें तो हमारे डेमोक्रेसी में भी मीडिया एक चौथा पिलर है। लेकिन आज की डेट में बहुत लोगों का ये विश्वास उठ रहा है कि मीडिया तो टीआरपी का खेल हो गया है। तो ऐसी चीज़ में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक मीडिया को कैसा होना चाहिए और आप लोगों को क्या चैलेंजेस आते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। जी। मैं मीडिया का कॉर्पोरेटाइजेशन का विरोधी हूँ। अच्छा। अंबानी का चैनल नहीं होना चाहिए, अदानी का चैनल नहीं होना चाहिए, विदेशी कंपनियों का चैनल नहीं होना चाहिए। चैनल मतलब मीडिया एक मिशन है। ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसको मानना अपने आप में मूर्खता है। लेकिन भारत सरकार पहले से ये कहती है कि ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो अगर इसमें मुनाफा, शेयर होल्डर को बेनिफिट, इस दिशा में ये काम करेगी तो फिर वो कंटेंट पे काम नहीं करेगी, वो काम करेगी प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट चाहिए फाइनेंशियली, तो टीआरपी चाहिए। तो टीआरपी में फिर जैसे अंग्रेजी कहावत है पत्रकारिता, खबर के बारे में, न्यूज़ के बारे में, कि इंसान कुत्ते को काटे तो न्यूज़ है, कुत्ता इंसान को काटे तो न्यूज़ नहीं है। तो फिर यहाँ उल्टा कुत्ते को काटने के लिए लोग भेजे जाते हैं, भिड़ाए जाते हैं और फिर अनवांटेड कुछ भी दिखाया जाता है, क्योंकि टीआरपी चाहिए। तो इसलिए भारत का मीडिया कैसा होना चाहिए, तो इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर मैं कल राजनीति में जाऊं तो मैंने पत्रकारिता छोड़नी चाहिए। अगर मैं उद्योगपति बनूं तो मैंने ये दूसरे को संभालने को देना चाहिए। अगर उद्योगपति जिस भी सरकार रहेगी उसके साथ रहेगा, यह हमेशा ध्यान रख। तो वो तो मजबूरी है ना। हाँ, तो या वो अपने बाकी तरीके, वो किसी उसकी अपनी धार्मिक आस्था हो सकती है, वो डोनेशन दे सकता है, लेकिन वो अपना साम्राज्य भले समाप्त हो जाए। जैसे हम टकराते हैं, हम तो जान हथेली पे लेकर खेलते हैं, तो चैनल के हम अपनी चिंता नहीं करते, तो फिर हम जैसे टकराते ऐसा कोई उद्योगपति टकरा नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल है। एक दूसरा, आप मिशनरियों के हाथ में, मतलब हिंदू मिशनरियों के हाथ में दीजिए ना, इंडिविजुअल को करने दीजिए, वो चला सकता है। आपने इसके ऊपर इतना टैक्सेशन लगा दिया, इतना प्रॉफिटेबिलिटी के नॉर्म्स लगा दिए कि इसको उद्योगपतियों की शरण में जाना पड़ा। मैं अकेला चैनल हूँ इस समय भारत में, एक आध दो और हो सकते हैं, एक आध ही हो सकता है शायद, जिसमें 20 साल से मालिक नहीं बदला, चैनल का नाम नहीं बदला। नहीं तो सभी के मालिक भी बदल रहे हैं, नाम भी बदल रहे हैं। पत्रकार का भी लक्ष्य हो गया कि सैलरी ज़्यादा, इसलिए चैनल का लोगो देखना पड़ता है, पत्रकार कौन है, कभी कभी इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा चल रहा है। तो ये व्यापार हो गया है। तो ये व्यापार नहीं है, जर्नलिज्म व्यापार नहीं। जैसे जुडिशरी व्यापार नहीं हो सकता, वैसे जर्नलिज्म व्यापार नहीं होना चाहिए। जैसे जो आपका चारों स्तंभ है, वो चारों स्तंभ व्यापारी नहीं होने चाहिए, तो फिर मीडिया कैसे व्यापारी चलेगा? सही बात ये है। ओके। अभी आपने जैसे कहा कि आप निडरता से रहते हैं, मैंने एक्चुअली आपके बहुत से इंटरव्यू देखे। एक तो आप बहुत बेबाकी के साथ बोलते हैं, और कई आपने मतलब पॉलिटिशियन का भी बहुत फायरिंग इंटरव्यू लिया था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसे आपको खतरा या डर नहीं लगता, या कभी थ्रेट नहीं मिले आपको? डर तो हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं उस परिवार से हूँ जी। जिसने इस्लामी आतताइयों से लेके, अंग्रेज़ों से लेके सभी से लड़ाइयाँ लड़ी, बलिदान दिए इतने, जी। पूरी लिस्ट है। ऐसे परिवार से हूँ। दूसरा, मैं हिंदू हूँ, तो मेरा ये विश्वास है कि मेरे जीवन का एक पल कोई घटा नहीं सकता। कोई आशीर्वाद, कोई सद्भावना बढ़ा सकती है, लेकिन घटा नहीं सकती। तो क्या डरना है? और दूसरा, वो हमें क्या मारने आएंगे? हम उनसे कम थोड़ी हैं, जी। हम जैसे को तैसे हैं। ओके। तो थ्रेट वगैरह भी कभी मिला? वो तो बहुत आते हैं, लेकिन वो चैनल में आते हैं। ओके। तो हम अपनी सुरक्षा भी लेके चलते हैं, ऐसा नहीं क्यों नहीं चलते। क्योंकि देखिए, लड़ाई लड़ना है तो मैंने कहा ना, वो हम पेन के सिपाही है, वो मूर्खता है। आपको अपने बचने के बंदोबस्त, सुरक्षा के बंदोबस्त करने ही चाहिए। आज हमारे पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग है, किसी चैनल में ये ट्रेनिंग नहीं है आत्मरक्षा की। या 150-200 लोग भी हमला करने आ जाए, एक वापस नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब आप सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं सब? पूरा सब कुछ। ओके। मतलब इसी नहीं है कि कभी ज़रूरत पड़े? हाँ, पड़ेगी ही। जो काम हम करते हैं उस काम में अगर हम प्रिपेयर नहीं हैं तो अभी तक जिंदा ही नहीं होते। सर, एक बार आप रैली भी कर रहे थे। जो रही बात नेताओं की जी, तो मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता, लेकिन संकोच भी नहीं करता। ये शब्द ध्यान रखे सभी लोग, कि मैं बदतमीजी नहीं करता, लेकिन मैं संकोच नहीं करता। मैंने इसलिए बोला था निसंकोच मैं वो शब्द पूछता हूँ जो निजी बातचीत में भी कोई पूछ नहीं सकता, वो मैं कैमरे पे पूछता। और इसलिए आजकल मेरा वो शो बंद हो गया है, क्योंकि लोग डरते उसमें आने से। चलते चलते में अभी कोई आ नहीं रहा है। ओके। लेकिन कोई बात नहीं, हमने जिनको भी लाया उनका विकेट लिया। नहीं, मैंने भी देखा था, काफी मतलब फायरिंग था। हमारा नियम है चलते चलते, हम सामने वाले ने कही हुई कोई बात कट नहीं करते, अनकट दिखाते। ओके।
या तो वो भारी पड़े या तो हम भारी पड़े। एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था, आप एक बार रैली कर रहे थे हैदराबाद में, तो आपकी रैली रोक दी गई थी, तो वो मतलब पूरा थोड़ा कुछ बताएंगे क्या था? नहीं, ऐसी एक नहीं कई। ओके। तो भाग्यनगर में जा रहा था जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ओवैसी ब्रदर्स का वहाँ स्वाभाविक था, दोनों नमूनों का वहाँ पर प्रभाव है, तो उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया और मुझे रंगारेड्डी के पास ही रोक दिया। अच्छा। तो हमको हम हिंदुत्व का इतना काम करते तो हमारे भी सोर्स बहुत स्ट्रांग है। ओके। पुलिस हेडक्वार्टर में क्या निर्णय हुआ वो पुलिस तक जाने के पहले हमारे तक आ गए, क्योंकि हमारे पास जुडिशरी से लेके चारों खंभों में जो लोकतंत्र के सभी जगह हमारे भी लोग हैं, हमने वो रखे हैं और हमारी ईमानदारी निष्ठा के कारण हमारे से लोग विश्वास के साथ शेयर करते हैं। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपकी यात्रा रोकी जाएगी। तो हम खाना खा रहे थे एक बैंक्वेट हॉल में, सारी यात्रा मेरे साथ थी 100 गाड़ियाँ। हमने वो खाना छोड़ के तुरंत गाड़ियाँ लेके रोड पे आ गई, क्योंकि नहीं तो हमारा बाहर से लॉक लगा देते, हम अंदर ही रह जाते। सही। हम रोड पे लेके आए, जैसे उन्होंने रोका हमने सारी गाड़ियाँ रोड पर टेढ़ी मेढ़ी खड़ी कर दी। तो जब नेशनल हाईवे बंद हो गया तो पुलिस निगोशिएशन पे आ गई। ओके। है ना, अगर हम वहाँ अंदर बंद होते बैंक्वेट हॉल में तो हमारे से निगोशिएशन का कोई चांस ही नहीं था, हमको वापस ही लेके जाते। निगोशिएशन पे आ गए, फिर वो मुझे गिरफ्तार करके लेके गए, अपहरण किया एक तरीके से मेरे और मेरी पत्नी का। मेरे साथ जो भारत सरकार की सुरक्षा एजेंट जो कमांडो थे उनको खींचकर दूसरी गाड़ी में डाल दिया और मुझे अकेले वहाँ की पुलिस तेलंगाना की सिविल ड्रेस में लेकर गई। लेकिन जब वो 20-25 किलोमीटर दूर लेके गए और एक खेत के पास गाड़ी खड़ी की तो मेरे गाड़ी पे भारत बचाओ यात्रा का पोस्टर लगा हुआ था और टीवी पर तब तक 15-20 दिन हो चुके थे यात्रा को, तो लोगों को यात्रा चल रही पता था। तो खेत के अंदर के तेलंगाना के अंदर के किसान दौड़ कर आए, उन्होंने पहचाना कि मैं हूँ और वहाँ हिंदी समझती है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस, जो मेरे साथ 2 पुलिस वाले थे उनको दूर किया, हमको अलग किया, फोनाफोनी की लोगों को और तुरंत वहाँ पर लोग पहुँच गए, मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैं गया भाग्यनगर में, फिर टी राजा और हमने बड़ी रैली भी की वहाँ पर। तो ये होता है, एक ही जगह नहीं, मुझे तो कई जगह रोका है, लेकिन हम सब जगह जाते हैं। ओके। तो ये जैसे कि अब आज मेरे ऊपर 1827 केसेस चल रहे हैं। 1827? ऐसा कोई विभाग नहीं है। मतलब एक विभाग है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जहाँ होता है वहाँ पर भी एक क्लॉज है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता, किस नाम पे? अगर वो भारत विरोधी, देश विरोधी गतिविधियाँ कर रही है। तो हम एक देशभक्त चैनल के खिलाफ वहाँ पर भी कंप्लेंट लगाई गई है कि ये इनके अस्तित्व का खतरा भारत की संप्रभुता से है, तो इनको बैन किया जाए, बंद किया जाए इस कंपनी को। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें हमारे खिलाफ केसेस नहीं चल रहे हैं। ओके। हमको घेरने का, बिजी रखने का ये प्रयास चल रहा है। तो जब लड़ाई में उतरते हैं तो फिर आपको शीर्ष ऊपर भी पहनना पड़ेगा, यहाँ भी पहनना पड़ेगा, यहाँ भी पहनना पड़ेगा, यहाँ तो हम सारी व्यवस्था करके चलते हैं। हजारों वकील वॉलंटियरली हमारे लिए काम करते हैं। मतलब ये है कि आप एक प्रकार से पहले से प्रिपरेशन रखते हैं, जैसे आचार्य चाणक्य भी कहते रहे कि स्ट्रेटजीज। आपका शत्रु क्या करेगा ये आपको अगर पता नहीं है, उसका कमीनापन आपको पता नहीं है, तो आप उससे जीत नहीं सकते। ओके। अभी आपने जैसे टी राजा जी की बात की थी, तो मतलब उनको किस तरह से देखते हैं आप? मतलब वो भी काफी हम सारे जो भी कट्टर हिंदूवादी काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र के हो, धार्मिक क्षेत्र के हो, सामाजिक हो, मीडिया के हो, हम उनका सपोर्ट करते। ओके। हमारा परिचय नहीं होगा तो भी सपोर्ट करते। किसी यूट्यूबर का यूट्यूब अकाउंट चला जाए तो कौन नेशनल न्यूज़ चैनल न्यूज़ लगाता है? कभी नहीं। हम उसके साथ खड़ा होते हैं और हमारे पर्सनल लेवल से जो किया जा सकता है सब करते हैं। मतलब आप फुल सपोर्ट करते हैं? फुल सपोर्ट में। जो भी मतलब इको सिस्टम अगर आप नहीं बनाएंगे, एकला चलो से नहीं चलेगा। पहला कदम आपको चलाना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए, लेकिन लोग आपके साथ रहे और उनको आप साथ दें, ये ज़रूरी। तो मैं सभी को मदद करता हूँ। ओके। तो सर, जैसे आप इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज़ के थ्रू आप धर्म को बढ़ा रहे हैं, संस्कृति स्थापित कर रहे हैं, तो एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, क्या कभी आपका राजनीति में आने का मन है या मीडिया के थ्रू ही देश सेवा करेंगे? नहीं, अभी तो मीडिया से ही करेंगे, अभी राजनीति कभी सोची ही नहीं। ओके। आपको कभी लगा कि मैं कभी नहीं, मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने का प्रयास करता हूँ, ऐसा आपको लगा कभी? मैं तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट आदमी हूँ, क्योंकि कोई रिजर्व रख के ये रास्ता छोड़ दो, ये छोड़ के मैंने कभी काम नहीं किया। जहाँ बीजेपी में मैं सहमत नहीं हूँ बीजेपी से, मैं वहाँ भी उनके खिलाफ बोलता हूँ। ओके। मैं तो धर्म के पक्ष में खड़ा रहता हूँ, इसलिए मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं राजनीति में जाने का। लेकिन मैं तो धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो फिर राजनीति भी करने के लिए तैयार हूँ अगर जरूरत पड़ी तो। ओके। लेकिन इस वक्त तो मेरा ये मानना है
कि हिंदू समाज जब तक जागता नहीं है, अभी भी पूरा नहीं जागा है, उसको समस्याओं का आकलन ही नहीं है, जो सुनामी इतने गति से उसके घर की तरफ आ रही है उसको उसका अंदाज़ा ही नहीं है। मैं अभी एक नोएडा में के पास एक्सप्रेसवे पे एक बड़ा स्कूल है, लाखों रुपए उसकी फ़ीस है, उसके एनुअल फंक्शन में गया था। तो मैं तो चीफ गेस्ट था, तो थोड़ा अंतिम में गया, तो मैंने देखा पार्किंग में कोई गाड़ी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के नीचे की नहीं थी। ऐसे संपन्न लोग थे जी। तो मैंने कहा कि आप लोग लक्ष्मी पुत्र हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोग हज़ारों करोड़ का टैक्स देते हैं, देश को नौकरी रोजगार देते हैं, तो आप लक्ष्मी पुत्र है, आपका अभिनंदन। तो सबने ताली बजाई। तो मैंने कहा लेकिन अगर आप भगवती की पूजा नहीं करेंगे तो आप बच नहीं सकते। तो एक ने कहा कैसे? मैंने कहा कि आज आपका बच्चा एवरेज 10 साल के आयु के बच्चे होंगे, स्कूल था। मैंने कहा कि वो जब 20 साल बाद बाहर पड़ेगा, 27 से 28 30 साल का होगा, तो समाज का मुख्य धारा का नागरिक है। उस समय हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका, समाज में चारों तरफ उसके आसपास में मुसलमान होंगे। उस समय में वो अपनी जीवन वहां से लेकर अगले 50 साल तक जी सके बचा सके, इसके लिए आपने उसको क्या प्रशिक्षण दिया? कुछ नहीं। मैं कहता हूं आपका बच्चा संस्कारी है, किसी पे हमला नहीं करेगा, आपके घर का कंपाउंड बहुत ऊंचा होगा, सब ठीक है, लेकिन अगर कोई कसाई छुरा लेके उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ेगा तो आपका बच्चा वार करना तो छोड़िए, अपनी जान बचाने के लिए कितना किलोमीटर दौड़ पाएगा? इस सवाल पे सब चुप हो गए। सवाल ही ऐसा था। हाँ, ये स्थिति हिंदू समाज की। तो इसलिए हिंदू समाज में करने का काम बहुत है, इसलिए दिन रात इसी पे लगे। और आपने तो देखा होगा कि मैं स्टूडियो से ज़्यादा ज़मीन पे होता हूँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ करता हूँ, मोर्चे करता हूँ, आम मंदिरों में जाता हूँ जहाँ पर कि जो ताकत है हिंदुस्तान की वो शहरों से ज़्यादा गांव में है, तो वहाँ जाता हूँ, उनको मिलता हूँ। ओके, एक चीज़ यहाँ से याद आई मुझे कि मतलब जैसे कि सनातन की जब बात आती है तो एक और हम लोग के सनातन का मुख्य पार्ट है कि जैसे जो स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं या जो व्यास गद्दी में बैठे हैं, बहुत सारे गुरु हैं, तो क्या ये लोग भी किसी तरह मतलब लोगों को जागरूक कर सकते हैं या किस तरह किया जा सकता है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत से साधु संत राजनीति में आजकल तो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, क्योंकि योगी जी का ये देखकर उनको लगता है कि आना चाहिए। संघर्ष के भी रास्ते पर है, मैं नहीं कहता कि नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी कमजोरी अगर है तो संस्कारों की है, धर्म का ज्ञानी नहीं है। तो आप आपके भक्तों को पहले धर्म का ज्ञानी बनाइए, धर्म के संघर्ष के लिए तैयार करिए। आप खुद खाने के बजाय आप गुरु का काम करिए, ये मेरा उनसे आग्रह है। वहाँ सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग हमारे तो तुलना में पैर कम पड़ते हैं, साधु तो छोटा भी होगा तो उसके जल्दी पड़ते हैं, तो लोग आपके साथ आस्था के नज़र से देखते हैं। तो आप वो वहाँ वाला काम पहले करिए, ये मैं उनको कहता हूँ। मतलब एक जब अच्छा गुरु होता है तो फिर बहुत कुछ ज़्यादा चेले तैयार हो सकते हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइए कि इस देश के युवा के लिए आपका क्या मैसेज है, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, इस देश का युवाओं को लोग कहते हैं कि जो हमारे देश का युवा है ये कल का नागरिक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि युवा कल का नहीं आज का नागरिक है। इसलिए देश की धुरा को अपने कंधे पे ले ले। और हिंदू धर्म भी ये कहता है, हमारा दर्शन ये कहता है कि पहले जानिए कि मैं कौन, मैं किस लिए आया और मेरे जीवन के कर्तव्य क्या। तो मैं हमारे देश के युवाओं को कहूँगा कि सबसे पहले जानिए कि आप कौन हैं, आपकी क्या क्षमता है, आपकी क्या कमजोरियाँ हैं, साथ में आप क्यों आए, सही, उसी परिवार में क्यों आए, इसी धर्म में क्यों आए, उसी शहर में क्यों आए, उस क्षेत्र में क्यों आए, और आपके कर्तव्य क्या है परिवार के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति। बस ये इतना 5 चीज़ों को सोचिए, उसकी सूची बनाइए और उस पर काम करिए। सभी लोग पूरे देश भर में काम नहीं कर सकते, अपने गली में करिए, मोहल्ले में करिए, गांव में करिए, शहर में करिए। नहीं कुछ कर सकते तो अपने घर के अंदर करिए, अपने कंपनी के अंदर करिए, आप जा रहेंगे वहाँ करिए। ये मेरा इस देश के युवाओं को संदेश है। और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का युग है, गलत इंफॉर्मेशन के आधार पर आपका बुद्धिभेद किया जाएगा, इसलिए आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के वॉरियर बनना चाहिए। सोशल मीडिया पे आइए, काउंटर करिए, सोचिए, शिकार मत होइए। ओके सर, आपके साथ जो ये इंटरव्यू था आज बहुत ही इंस्पायरिंग था, बहुत कुछ जानने को भी मिला, और आपको धन्यवाद कि आपने समय निकाला। आशा करते हैं आगे भी आपसे चर्चा अरे होती आप रहेगी। जैसे युवा इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं नहीं कैसे कहूँगा।
ओके। इसलिए मैंने हाँ कहा, और आप लोगों को जो भी समर्थन कभी भी चाहिए होगा, जी। हम आपके साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार।